के साथ की बैठक के बाद गृह मंत्री ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 1 में कोरोना से बचने के लिए अनुशासन और सतर्कता पर दिया जोर। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर हुई 61.10%। अब तक 8,610 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हुए 5,064। वाराणसी के मशहूर लंगड़ा और चौसा रामकेला आम का पहली बार इंग्लैंड को किया जाएगा निर्यात। 1.2 मीट्रिक टन आम की खेप हवाई जहाज के जरिए भेजी जाएगी इंग्लैंड। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ 2 बार बैठक करने के बाद अब आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों पर सभी दलों के साथ चर्चा की। उन्होंने अब सभी से अपील की है कि सभी राजनीतिक द्वेष को भुलाकर पार्टियां दिल्ली की जनता के हितों के लिए साथ मिलकर काम करें। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हम नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन नेताओं ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव दिए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को पूरा सहयोग देने का उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान ही उन्होंने अस्पतालों की कोरोना से लड़ने की तैयारियों का भी जायजा लिया और समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरे के दौरान उनके साथ दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और गृह सचिव भी मौजूद रहे। अस्पताल के दौरे के दौरान अमित शाह ने एलएनजेपी के अधिकारियों को से पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री ने अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ चिकित्सकों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में उपचारित मरीजों, वहां हुई मरीजों की मौत और दिल्ली के बाहर के भर्ती मरीजों समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली। अमित शाह ने अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों की मौत, उनके ठीक होने की दर और अन्य विषयों पर भी जानकारी ली। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 51% हो गई है। अब तक 1,69,797 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर से ये स्पष्ट है कि कोई संक्रमित रोगियों में से 51% ठीक हो चुके हैं। समय पर संक्रमण का पता चलना और समुचित उपचार ही शीघ्र होने का उपाय है। मौजूदा समय में 1,53,106 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की परीक्षा गण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,15,519 लोगों का टेस्ट भी किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें आईसीएमआर ने कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उनकी आरटी-पीसीआर द्वारा जांच की जानी जरूरी है। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों को पॉजिटिव ही माना जाएगा। आरटी-पीसीआर द्वारा उसकी आगे जांच की जरूरत नहीं है। वहीं एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए ये नमूने के तौर पर सिर्फ नेसोफेजियल स्वैब की जरूरत पड़ती है। जांच की रिपोर्ट भी 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रखा जाना चाहिए। आईसीएमआर और एम्स दोनों ने ही परीक्षण किट को मान्यता दे दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज प्रवासियों के संरक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भावी प्रवासियों को बेहतर मौके और कल्याणकारी उपाय मुहैया कराना है।
विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक नतीजों को तेजी से कम किया जाना चाहिए और प्रवासियों के लिए कौशल और अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशों में हमारे मिशन और राज्य सरकारें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। As with the rest of the country, the protectors of immigrants must also rise to the challenge of reviving the post-COVID economy and engaging the post-COVID world. We are currently focused on ensuring that the negative economic consequences of the pandemic on our talent and skills abroad is mitigated. That is influenced not only by the quality of our various bilateral relationships, but the overall helpful approach that we have displayed in regard to health and economic requirements of our partners. It is imperative that we recover our market share as quickly as possible. The coming months will see dedicated efforts in that direction. The contribution that POEs can make to facilitate this national objective is significant. लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्तों के साथ भी नियमित संवाद कायम रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जाए। इस कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि ये जो पूर्ण अनुशासन बनाया जाना है ये बहुत आवश्यक है। कल ही सभी जनपदों की समीक्षा की गई और सभी जनपदों को निर्देश दिए गए कि जहां पे मास्क लगाने के कार्य में अगर ये पाया जाता है कि कम कार्रवाई की गई है या नगण्य कार्रवाई की गई है तो उन जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से निर्देश दिए गए हैं कि प्रचुर मात्रा में ऐसे लोगों पर कार्रवाई अवश्य करें जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो किसी कार्यालय या किसी बाजार क्षेत्र में जहां भी है भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यों पर किसी तरह से भी कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल हैं उनको जो है और अधिक मजबूत करने के लिए विशेष रूप से NCR क्षेत्र में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बागपत में और बुलंदशहर में इसलिए आगाह किया है कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर अगर कहीं इन्फेक्शन आ रहा है तो इन क्षेत्रों में जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं उन जिलों में विशेष रूप से जो है L1, L2, L3 के बड्स की और हॉस्पिटल्स की मजबूती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 5064 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 13,328 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। अब तक प्रदेश में 4,66,081 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अभी तक 8,610 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा रिकवरी प्रतिशत 61.10 हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक 417 की मौत हुई है। एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 5,064 केसेस हैं, 5064। अब तक जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 8,610। इस प्रकार हमारा रिकवरी का प्रतिशत अब 61% से भी अधिक हो गया है, 61.10%। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में से कुल 417 की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 5,081 लोगों को रखा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में शाहजहांपुर में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 436 लोग रखे गए हैं जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में हम जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को और जो कंटेनमेंट एक्सरसाइज में जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं उसमें जो लक्षणात्मक लोग पाए जाते हैं उनको, वैसे लोगों को लाते हैं, फिर उनकी जांच करवाते हैं। जांच करवाने के पश्चात
अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम L1, L2, L3 के विभिन्न चिकित्सालयों में उनकी स्थिति के हिसाब से भर्ती कर उनका इलाज करते हैं, अन्यथा उन्हें समय अवधि पूरी होने पर उनको वापस घर भेज देते हैं। कल प्रदेश में 13,388 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 4,66,081 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जनपद शाहजहांपुर में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ब्लॉक कलान अंतर्गत रामगंगा पर लक्ष्मणपुर और जैतीपुर में मड़ा कोलापत्ती मार्ग पर बहुगल नदी पर पिछले 3 दशकों से लंबित लगभग 33 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 पुलों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही निगोही क्षेत्र में दर्जन भर सड़क मार्गों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बताया कि ये बीजेपी सरकार की ही देन है जिसने चौतरफा विकास किया। इन पुलों का क्षेत्र की जनता को पिछले 3 दशकों से इंतजार था। इसके अलावा रिंग रोड समेत अन्य स्वीकृत कार्यों को समय से पूरा करने का काम हमारी सरकार ने ही किया। इस सरकार की ही देन है, ये बीजेपी सरकार की ही, कि जिन्होंने हर तरफ चाहे पुल हो, चाहे सड़क हो, चाहे दूसरे विकास के काम हो, वो किए। अब इस बार तो हमने अभी 3 पुल और स्वीकृत कराए। अभी कठपुरा वाला पुल 12 करोड़ 10 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ। पे हम जा रहे हैं जैतीपुर में, वो भी 12 करोड़ से ज़्यादा की लागत का है, वो भी स्वीकृत हुआ है अभी। और इसके अलावा लक्ष्मणपुर का कलान का पुल 50 साल से लोग मांग करते चले आए। हम सन 86 में गए थे जब पहली बार, तो लोग कहते थे कि किस तरीके से पुल बनवाओ। आज से लगभग 34 साल पहले की बात। आज 34 साल के बाद हम ही को मौका मिल गया, हमने उसे स्वीकृत कराया और लगातार ये चल रहा है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उनके जनपद आगमन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरसी अग्रवाल और अधीक्षिका डॉक्टर नसरीन रसूल ने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार से निपटने के लिए अब तक की गई तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राज्य मंत्री ने इसी प्रकार आगे भी सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ काम करते हुए इस महामारी से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय पुरुष और महिला का निरीक्षण कर चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों के तीमारदारों से योगी जी ने हम जानकारी भी ली। जिलों में भेज रहे हैं कि हम ये देख के आए हैं कि कोविड के साथ साथ जो बाकी समस्याएं हैं उनका निराकरण अस्पतालों में हो रहा है या नहीं हो रहा, मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इंतजाम ठीक है, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो अपना चालू हो गई हैं या नहीं। कोरोना काल में अपने घरों को लौटे प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको कार्यदक्षता के अनुसार कार्यों में लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने भी परंपरागत कारीगरों को कुम्हारी कला को बढ़ावा देने, मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण के साथ आवश्यक उपकरण देने का फैसला किया है। बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि इसके लिए गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें विदेशी से मूर्तियों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिलों में 10 लाख रुपए की यूनिट लगाई जा रही है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम में लगाया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि चाइना की मूर्तियां बंद हों, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में निर्मित मूर्तियां, उनकी फिनिशिंग हो, ठीक हो, कलर उनका ठीक हो और वही मार्केट में आए, चाहे वो दिए भी हों। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और इसी इच्छा के तहत हम लोगों ने काम किया। इसी के तहत सभी से अभी हम डाई तैयार करा रहे हैं। उसके बाद फिर पहला टारगेट हमने रखा है गोरखपुर और बनारस और लखनऊ। इन लोगों को हम 50-50 डाई देंगे और उनसे काम शुरू कराएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही डाई और निर्मित होंगी, उसके बाद अन्य जिलों को भी हम लोग देंगे। कि माटी कला से जुड़े जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर श्रमिक होंगे, उन सबको हमारा प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं उनके ज़िले में जोड़ा जाए। सभी ज़िलों में हम आगे एक समितियाँ बना रहे हैं और प्रयास है कि वो समितियाँ जैसे जैसे हमारी बनती जाएंगी, वहाँ
सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की टूल किट लगाई जाएगी और उसमें जब लगेगी, काम चलेगा तो वहाँ उस ज़िले के प्रवासी जो माटी कला से संबंधित कार्य करते हैं वो काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं सभी जिलों में। अन्य प्रदेशों से लखनऊ पहुंचे प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जनपद में 65 विधाओं का निर्धारण किया गया है, जिसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों को लखनऊ में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि बाहर से लौटे प्रवासी नागरिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य स्किल्ड लोगों को मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत कार्य उपलब्ध कराए जा चुके हैं। साथ ही अपना व्यवसाय करने वाले श्रमिकों को बैंकों से हमारे जनपद में लगभग 9,500 किए जा रहे हैं और श्रमिक आए हैं विभिन्न जनपदों से और अन्य प्रदेशों से, और इन सभी मजदूरों को, श्रमिकों को, कामगारों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटीन किया जाता है और साथ ही साथ इनकी सूची बनाकर इनकी स्किल मैपिंग कर ली जाती है कि इनमें किस प्रकार के हुनर हैं। हम लोगों ने इन सभी की हुनर मैपिंग करने के बाद लगभग 65 विभिन्न विधाओं में इनकी मैपिंग करी है, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर लोग तो अकुशल श्रमिक हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर या फिर कुक या किसी प्रकार के राजमिस्त्री या इस प्रकार के प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रीशियन के काम जानते हैं। इनको इनके स्किल के अनुसार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में या फिर बिल्डर्स के माध्यम से इनको किसी न किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। हम लोगों ने ग्राम स्तर पर मनरेगा योजना को बृहद स्तर पर एक्टिवेट किया है। जितने भी अकुशल श्रमिक हैं इन सबको मनरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाते हुए इनको यहाँ पर रोजगार देने की प्रयास किया जा रहा है। जो किसी न किसी प्रकार का हुनर जानते हैं उनकी घर की महिलाओं को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को या उनकी पत्नियों को हम लोग स्वयं सहायता समूहों से जोड़ रहे हैं। आज जिला कारागार डासना गाजियाबाद में डीजी जेल आनंद कुमार ने बंदियों की मुलाकात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए हॉटलाइन 1-to-1 टेलीफोन द्वारा नवीन मुलाकात व्यवस्था का दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया, जिसमें एक साथ 39 कैदी इस हॉटलाइन में सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये आधुनिक मुलाकात व्यवस्था आज से कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए की गई है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। डीजी आनंद कुमार ने हर प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गाजियाबाद में आज एक आधुनिक मुलाकात घर का लोकार्पण किया गया है और ये आधुनिक जो मुलाकात घर है, आशय ये है कि 1-to-1 हॉटलाइन से बात हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, साथ ही सेफगार्ड्स के साथ लोग व्यवस्थित तरीके से परिजन आए और बंदियों से मिले। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कोविड की महामारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सारे सेफगार्ड्स के साथ ही मुलाकात होनी है। वाराणसी के मशहूर लंगड़ा, चौसा और रामखेला आम का निर्यात पहली बार इंग्लैंड को किया जाएगा। 1.2 मीट्रिक टन आम की खेप पहले वाराणसी से सीधे लखनऊ जाएगी। वहां प्रोसेसिंग के बाद ये आम हवाई जहाज के जरिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कल ये जानकारी दी। कोरोना काल एक आपदा के साथ साथ हम लोग किसानों के लिए हम लोग एक अवसर का भी हम लोग इसका माध्यम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने यहाँ से सब्जियों की और आम की खेपें विदेश भेजी है और लास्ट खेप हमारी आम की दुबई के लिए गई थी और इसके पहले गाज़ीपुर से हरी मिर्च लंदन दुबई गई थी और हम लोगों ने सब्जियों का भी पिछले बार एक्सपोर्ट लंदन के लिए किया था। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जब पहली बार बनारसी लंगड़ा लंदन पहुँचेगा और ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की के सामूहिक प्रयास से और यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनका अथक मेहनत और उनकी जो उनको एक हिम्मत मिली कि हम लोग इसको कर सकते हैं, उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। एपीओ के माध्यम से हमारे द्वारा उत्पादित आम का विदेशों में निर्यात हो रहा है। आम के निर्यात होने से किसानों की आय दोगुनी होने में मदद मिलेगी। वाराणसी के किसानों में इस खबर से खुशी की लहर है। हम यहाँ से बनारसी लंगड़ा आम का एक्सपोर्ट करने आ रहे हैं, आए हैं और जा रहा है यहाँ से लखनऊ पैक हाउस जाएगा, वहाँ से लंदन के लिए दिल्ली। सर इस कोरोना महामारी में सर हम लोगों का आम हमने करीब अपना
1 कुंटल चौसा आम जो जया सीड्स की तरफ से हमारा लंदन के लिए जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है सर, इस कोरोना महामारी में हमें हमारी जो फसल है जो लंदन जाएगी। अभी हमारे बगीचे में इस कोरोना महामारी के टाइम जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हम 1.5 टन आम की सप्लाई कर रहे हैं लंदन के लिए। हमारे बगीचे से रामकेड़ा है, लंगड़ा आम है, ये 2 मुख्य वैरायटी की आम जा रही हैं। बाकी और किसानों से हम जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हमारे आम जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को चरितार्थ करते प्रयागराज जिले के अकबरपुर गांव के बहुत पिछड़े इलाके से वहां के रहने वाले बंशीलाल सरोज, जिन्होंने प्रधानमंत्री योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र प्रयागराज से सरकारी ऋण प्राप्त किया और उन पैसों से पाव का काम शुरू किया। धीरे धीरे अथक मेहनत और परिश्रम करके उन्होंने पाव के साथ बिस्किट का भी काम शुरू किया और इस काम को अपनी मेहनत और लगन से वे बढ़ाते गए। आज अपने गांव में इस रोजगार से लगभग 60-70 लोगों को रोजगार उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। कुछ ग्रामीण नवयुवक बंसीलाल सरोज के यहाँ ही कार्य करते हैं। बंसीलाल सरोज ने उन नवयुवक लोगों को बिस्कुट और पाव बनाने का प्रशिक्षण भी दिया है और वे लोग उन्हीं के यहाँ कार्य करने लगे और कुछ नवयुवक उनके यहाँ से बिस्कुट, पाव और रस लेकर जगह जगह वितरित करते फेरी लगाते हैं, जिससे वे अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला रहे हैं। बंसीलाल सरोज का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें इस 20 लाख करोड़ रुपए के सरकार के आर्थिक पैकेज में उनको सरकारी ऋण मिल जाता है तो वे अपने गांव अकबरपुर में ब्रेड का काम भी शुरू कर देंगे, जिससे आसपास के क्षेत्र में ब्रेड की ताज़ा सप्लाई होगी और काफ़ी नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। वे मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा दिए गए ऋण से आज वे यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी वे सरकार की मदद से भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मनिर्भर भारत को सफल करने में अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे। इस कंपनी में काम करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू, 1 हफ्ते हमारा काम बंद था, फिर उसके बाद हमारे कंपनी मालिक ने काम को शुरू किया, फिर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया और आज भी हम काम उसी तरह चला रहे हैं। और जब हम आते तो हम लोगों को यहाँ ताज़ा माल मिलता है। हम मार्केट में, दुकान में, गांव में घूम कर बेचते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा अपना कारखाना चालू किया जो सोन पापड़ी खाली बनाते थे और हम साइकिल से यहाँ पूरे एरिया में सप्लाई करते थे। कुछ सेल्समैन भी लगे हुए थे जो वो लोग आकर पूरा सप्लाई देते थे। फिर हमने पेपर के माध्यम से प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जानकारी मिली कि जिला उद्योग विभाग से यहाँ फाइनेंस देने की सुविधा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना से 25 लाख का फाइनेंस हुआ। वहाँ सीख के आए हैं अपन, तो यहाँ कुछ कारोबार शुरू की ही नहीं, अच्छी था भगवान दिए हैं। उन्होंने खाद पिए थे, मैं खाद पिए थे। चित्रकूट जिले का किसान आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। किसान स्वतंत्र कुमार आंवले की खेती के साथ प्रोसेस यूनिट स्थापित कर उसके उत्पाद मुरब्बा तैयार कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर जिले के अन्य किसानों के लिए एक नजीर भी बन रहे हैं। किसान स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि 2 हेक्टेयर में आंवले का बाग लगाया है। प्रति पौधा 1.5 से 2 कुंटल आंवले का उत्पादन होता है। आंवले का मुरब्बा बनाकर बेचने से दुगना फायदा होता है। बिक्री में शुरू में परेशानी हुई थी, किंतु अब व्यापारी स्वयं आकर ले जाते हैं। मुरब्बा बनाने के प्रोसेस में 2 माह तक 15 से 20 लोगों को रोजगार भी मिलता है। प्रोसेसिंग का FASSI का लाइसेंस ले रखा है इस काम के लिए और उसी के माध्यम से पैक भी करते हैं और उसको बेचते भी हैं, बाजार में भी आते हैं। हाँ, मुरब्बे के काम में यदि हम मुरब्बा बनाते हैं तो आंवले से हमें जस्ट 2 गुना का लाभ होता है। यदि हमने इसमें 100 रुपये अपनी लागत लगाई है तो निश्चित रूप से 100 रुपये हमें मिलना है। उत्पादन हो जाता है 2 कुंटल प्रति पौध के हिसाब से लमसम आ जाता है उत्पादन। हम 1.5 से 2 लाख रुपए, इससे तो कम होता नहीं है। 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का आंवला हमें देता है। बरेली जिले में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले के भुता ब्लॉक के ढकनी गांव में नदी के किनारे मनरेगा के तहत तटबंध बनाने का काम किया जा रहा है। तटबंध बनाने के लिए इस काम में हर रोज 100 से 150 लोगों को काम मिल रहा है। नदी के दोनों ओर तटबंध बनाया जा रहा है जो बरसात में नदी के कटान को रोकेगा। हर वर्ष इस नदी में बरसात के दिनों में कटान होता है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आती है। मनरेगा के तटबंध बनाने के इस काम में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से वापस आए मजदूरों
मजदूरों को लगाया जा रहा है। काम मिलने से ये मजदूर काफी खुश हैं। मैं हिमाचल में काम करता था, लॉकडाउन की वजह से वहाँ काम बंद हो गया। मैं अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद मनरेगा में मुझे काम मिला। इससे मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन में मैं अपने घर आ गया। नरेगा में काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। दिल्ली में काम करता, लॉकडाउन की वजह से सर मैं आ गया, फिर यहाँ पर मुझे रोज़गार मिला, फिर मैं मनरेगा में काम करने लगा। इसके लिए सर मोदी जी का धन्यवाद। कोरोना महामारी के बीच दूसरे प्रदेशों से जौनपुर आए प्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इन प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे 1000 रुपए की धनराशि भेजी गई है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि 66,441 प्रवासी परिवार के मुखिया के खातों में 1000 रुपए की दर से धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई। 1 मई के बाद जनपद में लगभग 2,36,000 प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार आए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार ऐसे सभी प्रवासी श्रमिक के परिवार के मुखिया के खाते में 1000 रुपए भेजे जाने के निर्देश थे। वहीं बचे हुए प्रवासियों की भी सूची बनाकर जल्द ही उनके खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। परिवासी जो आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से, जो जौनपुर वापस, जौनपुर के 66,441 प्रवासी जो परिवार के मुखिया हैं उनके खातों में 1,000 रुपये। प्रदेश में जौनपुर ऐसा जिला जिसमें सबसे अधिक लोगों के खाते में आज पैसे गए। जो बचे हुए लोग हैं उनके भी डाटा तैयार हो रहा है, अकाउंट तैयार हो रहा है, उनके खातों में भी सीधे पैसा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून अब गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी बचे हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की तरफ बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस के दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने दिल्ली के LNJP अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 1 में कोरोना से बचने के लिए अनुशासन और सतर्कता पर दिया जोर। वरिष्ठ अधिकारियों से साथ समीक्षा बैठक में औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की दर हुई 61.10%। अब तक 8,610 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हुए 5,064। वाराणसी के मशहूर आम लंगड़ा और चौसा और रामकेला आम का पहली बार इंग्लैंड को किया जाएगा निर्यात। 1.2 मीट्रिक टन आम की खेप हवाई जहाज के जरिए भेजी जाएगी इंग्लैंड। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ध्यान। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। तर्जनी उंगली के मुख से अंगूठे के मुख को छुएं। आंखें बंद रखें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में रहें। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें और